हेलो, मेरा नाम है यतिन और आप देख रहे हैं कॉमर्स विद यतिन। एंड आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2 अपनी क्लास 11th का। इसका चैप्टर का नाम है थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसकी इंट्रोडक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं हम। अब देखो होता क्या है, अकाउंटिंग जो है प्रैक्टिकली नहीं हो सकती जब तक उसकी एक अच्छी थ्योरी ना हो। बहुत सारी थ्योरी लिखी गई है अकाउंटिंग की, जिसके बेसिस पर ही हमारी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हैं वो चलती रहती हैं। जैसे कि बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल लिखे गए हैं, कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, बहुत सारे रूल्स लिखे गए हैं एंड काफ़ी सारी गाइडलाइंस लिखी गई हैं पहले से। ये थ्योरी बनी हुई है जिनके बेसिस पर अकाउंटिंग चलती रहती है। ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब देखो, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है ICAI, इन्होंने बनाई हैं कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज जिनके दम पर जो है अकाउंटिंग चलती रहती है। इस इंस्टीट्यूट ने ही पूरी अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाई हैं, इन्हीं के दम पर सब कुछ चलता है। इन्हीं के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस के अंदर फॉलो किया जाना चाहिए अच्छे से। अब देखो, ये जो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर है, इसके अंदर हम सिर्फ दो चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड GAAPs, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। सो लेट्स गेट अहेड। सबसे पहले फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ये तीन होती हैं, गोइंग कंसर्न एजम्पशन, कंसिस्टेंसी एजम्पशन एंड एक होता है एक्रूअल एजम्पशन। अब देखो, गोइंग कंसर्न एजम्पशन जो है वो ये कहता है कि जो हमारा बिजनेस है ना, एक फोर्सिएबल फ्यूचर तक चलेगा। यहाँ पर लिखा भी है फोर्सिएबल फ्यूचर तक हमारा बिजनेस चलेगा एट द सेम लेवल ऑफ ऑपरेशंस। यानी कि हम जब भी बिजनेस शुरू करते हैं, हमें ये सोच के कभी शुरू नहीं करना चाहिए कि हम इसे 1 साल में 2 साल में बंद कर देंगे। पूरा हिसाब किताब लगा के चलो कि बिजनेस जो काफी लंबा चलने वाला है, बहुत लंबे समय तक चलेगा। ये 1 2 3 साल का काम नहीं है, लंबा काम है, लंबी रेस है। तो उसी हिसाब से हमें बिजनेस शुरू करना चाहिए, ये एजम्पशन हमसे कहता है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी एजम्पशन, जो कि ये कहता है कि हमारी जो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस है ना, वो हर साल सेम टू सेम होनी चाहिए। यानी कि जिस तरीके से हम कर रहे हैं अकाउंटिंग को, अपनी जिस मेथड को फॉलो कर रहे हैं, वही मेथड साल दर साल हमको फॉलो करते रहना चाहिए। ये नहीं कि इस साल कोई और मेथड आजमाया, पहले साल कुछ और, दूसरे साल कुछ और, तीसरे साल कुछ और। ये गलत बात हो जाएगी। अगर दोनों में हम सेम टू सेम रखते हैं तो वो बात सही होगी। यही हमारा रूल है कंसिस्टेंसी एजम्पशन के अंदर। तीसरा आता है एक्रूअल एजम्पशन। ये हमसे ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो तभी रिकॉर्ड किए जाने चाहिए जब वो हो चुके हो, ना कि जब पैसा आ चुका हो। अब इसका हम एग्जाम्पल से आपको समझा सकते हैं। मान लो आपने कोई क्रेडिट सील करी किसी भी कस्टमर को, अपने मतलब उधारी पे सामान दे दिया कि सामान दे दे रहा हूँ मैं आपको, पैसा बाद में दे जाना। तो आप उसी समय अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर उस चीज को रिकॉर्ड कर लोगे कि हमने सेल कर दी है। ये नहीं कि जब पैसा आएगा तब रिकॉर्ड करोगे। ये चीज हमको एक्रूअल एजम्पशन कहता है। दैट्स इट। एंड सेम चीज परचेज वगैरह में भी होती है। जब आप परचेज करोगे तो आपके पास से परचेज हो चुकी है, ये चीज आप यहाँ पर ऐड करोगे अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, उस चीज को लिखोगे तभी लिख लोगे जब आपने वो सामान परचेज कर लिया। पैसा दिया कि नहीं दिया वो चीज बाद की बात है। मेन चीज आती है कि ट्रांजैक्शन हो गया, वो तभी के तभी रिकॉर्ड होगा। यहाँ पर अब GAAPs की बात कर लेते हैं, यानी कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। देखो, सबसे पहले आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये स्टेट करता है कि जो हमारा बिजनेस है और बिजनेस का ओनर है, वो 2 सेपरेट एंटिटीज हैं, दोनों एक नहीं माने जाएंगे। हमारा ओनर और बिजनेस एक चीज नहीं है। ओनर अलग है और बिजनेस अलग है। जो ओनर है वो बिजनेस के लिए काम करता है, लेकिन ये नहीं है कि बिजनेस उसके दिल का टुकड़ा है। दूसरा आता है मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अब ये जो प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जो भी इवेंट्स पैसे में तोले जा सकते हैं, जिन चीजों को पैसों में तोला जा सकता है इन मॉनेटरी टर्म्स, सिर्फ उनको ही रिकॉर्ड किया जाए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर। जहां पर बात पैसे की ना आ रही हो उसको रिकॉर्ड ना किया जाए। अगला पॉइंट आता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। एंड ये हमारा फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन है, जो कि मैंने आपको अभी यहीं पर बता दिया था। गोइंग कंसर्न एजम्पशन हमसे क्या कहता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आ जाएगा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल सिर्फ ये कहता है कि अकाउंटिंग पीरियड जो है 12 महीने का पीरियड होता है, जो कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। अगले साल की जो फाइनेंशियल ईयर होती है हमारी, आपको पता भी होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलती है। तो बस यही कहता है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अगला पॉइंट आ जाता है कॉस्ट प्रिंसिपल। कॉस्ट प्रिंसिपल हमसे ये कहता है कि जब आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में रिकॉर्ड कर रहे होगे ना चीजों को, जब अपनी परचेज को आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो आप उसकी उसी प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे जिस पर आपने उसे परचेज करा था। नहीं समझ पा रहे होगी ढंग से, इसको भी हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके लिए। फॉर एन एग्जांपल, आपने अपने बिजनेस के लिए कोई कंप्यूटर खरीदा जो कि आपने 2020 में खरीदा था, और उस समय उसकी कॉस्ट फॉर एन एग्जांपल 40,000 रुपये थी, 40K। और अब आ गया 2022,
तो अब उस कंप्यूटर की कॉस्ट मान लो बढ़ के 50K हो गई। तो क्या अब जब आप 2022 में अपने एसेट्स की कॉस्ट लिख रहे होगे, जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होगे अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर, तो क्या आप 50,000 रुपये लिखोगे? जी नहीं, आपने तो उसके लिए 40,000 रुपये पे किए थे ना उस एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो आप 40,000 रुपीज ही अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। ये हमसे कहता है कॉस्ट प्रिंसिपल। अगला पॉइंट आता है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। ये सिर्फ ये कहता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो साइड्स होते हैं, दो एस्पेक्ट्स होते हैं। इसको डुअलिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो उन दोनों साइड्स को रिकॉर्ड किया जाए, डेबिट एंड क्रेडिट दोनों चीज़ों को रिकॉर्ड करा जाए। आपके पैसे, जैसे कि आप कोई चीज़ खरीदते हो तो पैसा कटता है, पैसा आपके अकाउंट में से खर्च होता है, लेकिन आपके एसेट्स में तो वो चीज़ आके ऐड हो जाती है ना। आपने कंप्यूटर खरीदा तो वो आपके एसेट्स में ऐड हो जाएगा। दो हमारे इसके वो होते हैं एस्पेक्ट्स, सिर्फ यही हमसे डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल कहता है। अगला पॉइंट आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। ये हमसे ये कहता है कि जब हमने रेवेन्यू कमाया तभी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर वो जुड़ जाना चाहिए। नहीं समझे होगे, मुझे पता है। आपने कोई भी क्रेडिट सेल करी, और क्रेडिट सेल यानी कि पैसा आपके पास अभी तो नहीं आया, लेकिन आप उस रेवेन्यू को उसी समय पर अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर रिकॉर्ड कर लोगे। जब आपने वो सेल करी, पैसा बाद में आ जाएगा तो आ जाएगा, उसे बाद में देख लेना, लेकिन जो रेवेन्यू है वो अभी के अभी रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद आता है मैचिंग प्रिंसिपल। ये हमसे ये कहता है कि हमारे हर साल के जो एक्सपेंसेस हैं, EX बोले तो एक्सपेंसेस और रेवेन्यू, वो मैच कर जाने चाहिए, सेम टू सेम होनी चाहिए हर साल। यही है कहानी हमारे मैचिंग प्रिंसिपल की। बड़ी छोटी कहानी थी ना वैसे। इसके बाद आता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। ये सिर्फ हमसे ये कहता है हमारे जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं उनको हम पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से दिखाएं, कोई भी चीज छुपाए ना, कोई भी झोल झाल ना करें अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को शो करने में। सिर्फ यही कहता है हमसे फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जिसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर था ना कंसिस्टेंसी असम्पशन। वीडियो को पीछे करके देख लो, मैं नहीं बोल रहा दोबारा क्या होता है ये। इसके बाद आता है कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ये भाई साहब आपको नया सा वर्ड लग रहा होगा कि आखिर ये क्या चीज है। वैसे ये काफी मजेदार सी चीज है, समझो इसको। देखो, ये रूल हमसे ये कहता है कि आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर ना अपने एंटीसिपेटेड लॉसेस को जरूर लिखो। एंटीसिपेटेड मतलब जो आपको लगता है कि फ्यूचर में हो सकती हैं, आपको मतलब आशंका है इस तरह की कि फ्यूचर में हमारा कोई लॉस हो सकता है, तो उस चीज को आप अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर रिकॉर्ड करके रखो कि इन फ्यूचर लॉस हो सकता है, तो इसके हिसाब से चला जाए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि आपको एंटीसिपेटेड प्रॉफिट्स नहीं लिखने होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि लॉसेस देखो, आपके इन फ्यूचर जो लॉसेस हो सकते हैं, आपको लग रहा है कि यार हो सकता है कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, तो उस लॉस को तो आपको रिकॉर्ड करना है कि हाँ जी लॉस हो सकता है हमारे बिजनेस के अंदर, लेकिन आपको लग रहा है प्रॉफिट भी हो सकता है, तो वो चीज नहीं रिकॉर्ड करी जाएगी, लेकिन लॉसेस को किया जाएगा। सिर्फ यही कहता है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। सिर्फ यही कहता है कंजर्वेटिज्म या फिर प्रूडेंस प्रिंसिपल। इसके बाद आता है मटेरियलिटी प्रिंसिपल। मटेरियलिटी प्रिंसिपल हमसे इतनी सी बात कहता है कि जो भी मटेरियल चीजें हैं हमारे बिजनेस के लिए, सिर्फ उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाए। यानी कि आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे कहाँ पे खर्चा करा, अपनी टीम को बढ़ाने में कहाँ पे खर्चा करा, अपने एसेट्स को बढ़ाने में कहाँ पे खर्चा करा, उस चीज को रिकॉर्ड करो। लेकिन आपने अपने कस्टमर से बातचीत करके उनकी नजरों में अपनी और अच्छी वैल्यू बना दी, इन चीजों को रिकॉर्ड मत करो, क्योंकि ये तो पैसे के मामले में भी नहीं आते हो। थोड़ा बहुत पैसा अगर आपने कस्टमर्स के ऊपर खर्च कर दिया, मान लो कोई कस्टमर आपके ऑफिस में आया, आपने उसको चाय पिला दी, तो उन चीजों को प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, उसमें जो खर्चा हुआ उसको प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। प्रायोरिटी दी जाएगी मटेरियल चीजों के ऊपर, जो आपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने ऑफिस के ऊपर, अपने एसेट्स के ऊपर जो खर्चा करा होगा, वो चीज जो है हमारे लिए मटेरियल होगी एंड उसे पहले रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद लास्ट में आता है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ये भी हमसे बहुत छोटी सी बात कहता है कि ये जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, यानी कि इनको बदला नहीं जा सकता। ऑब्जेक्टिव आपको पता है ना, हमारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह के एग्जाम्स होते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में तो क्या होता है, आप अपनी तरफ से आंसर लिखोगे, हो सकता है आपके टीचर को पसंद ना आए, टीचर को लगे इसमें 2 वर्ड ज्यादा होने चाहिए या 2 वर्ड कम होने चाहिए थे, या फिर ये वर्ड नहीं दूसरा वर्ड होना चाहिए था। वो तो सब्जेक्टिव चीज हो गई कि आपको कुछ और लग रहा है और टीचर को कुछ और लग रहा है। लेकिन एक होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के पेपर, जिसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक ही सही होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल हमसे यही कहता है कि एक ही तरह की अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सही हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस हमारी फॉलो करती हैं, सिर्फ वही सही हैं। ये बहुत ऑब्जेक्टिव चीज़ है, सब्जेक्टिव नहीं है कि अपने हिसाब से बदल बदल के। इसके बाद इनके कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। देखो, पहले तो ये मैन मेड है, ये लोगों इंसानों ने बनाए, भगवान ने तो बनाए नहीं है। फ्लेक्सिबल है, इनको बदला भी जा सकता है अगर लॉ की रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली होती है।
अब जैसे कि देखो दुनिया बदल रही है, बिजनेस की प्रैक्टिसेस बदल रही हैं, इतना कुछ बदल रहा है तो अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को भी थोड़ा बहुत बदला जाएगा ना, ये भी बदलती रहती हैं, इतनी कोई फिक्स चीज़ नहीं है। लेकिन हम अपनी मर्जी से नहीं बदल सकते, बाकी ये जनरली एक्सेप्टेड होती हैं, पूरे इंडिया में मानी जाएंगी यही चीज़ें। अब बात आती है कि इनकी ज़रूरत क्या है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। इनकी ज़रूरत सिर्फ इसलिए है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो अच्छे से अंडरस्टैंड करी जा सके, हमारे यूजर्स के लिए मीनिंगफुल एंड यूजफुल हो सके वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बस यही इसका कुछ ज़रूरत है। अब एक और टॉपिक यहाँ पे आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आखिर ये क्या होते हैं? देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि कवर करते हैं हमारे एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। एंड इसको भी ICAI ही इशू करता है। ICAI बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी जो है कुछ तो कुछ फायदे रहते ही हैं, तो इनके बारे में बात कर लेते हैं, इनका क्या काम है। अब देखो इससे भी क्या होता है, जो भी डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है ना वो मिनिमाइज हो जाती हैं। डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज से मतलब समझ पा रहे होगे, अलग अलग तरह की अकाउंटिंग पॉलिसीज, अलग अलग तरह से भाई साहब अकाउंटिंग हो रही है हर जगह पर, उस चीज को मिनिमाइज करा जा सके इसलिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि इसी तरह अकाउंटिंग होगी, तुम बदल नहीं सकते इसमें। और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, क्योंकि एक तरह से सब जगह हो रहा है तो सब समझ पाते हैं अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस किस तरह चल रही हैं, क्योंकि एक जैसी हो रही है सब जगह, सब लोग एक दूसरे की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझ पाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। यहीं पर वही अंडरस्टैंडिंग की बात आ जाती है। एंड मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अरे स्टेटमेंट्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत होगी, ये डी लिख दिया, ये स्टेटमेंट्स था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंगफुल कंपैरिजन हो सकता है दो या दो से ज्यादा एंटिटीज के बीच में, यानी कि दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं अगर एक जैसी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस सब जगह फॉलो करी गई होंगी तो। एंड रिलायबल भी ज्यादा बन जाते हैं इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे। ये काफी बेसिक सी चीजें थी। बाकी यूटिलिटी की बात कर लेते हैं, आखिर एक्चुअली क्या यूज है इसका भाई साहब। बात तो वही है लेकिन फिर भी किताब में लिखा था तो हम भी बता देते हैं, चलो हाय क्या करें। अब ये ऑब्जेक्टिव्स और यूटिलिटी में कुछ खास अंतर नहीं है। अब देखो ये क्या करता है, कुछ नॉर्म्स प्रोवाइड करता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके बेसिस पर हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। देखो इसके पहले पॉइंट में हमने जो चीज आपको बताई थी वही इसमें लिखी है कि डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ना हो, इस चीज को ये एंश्योर करता है। इसमें क्या नई बात होगी, लेकिन किताब में लिखा है तो लिखा है, हाय क्या कर सकते हैं। बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो कॉन्फिडेंस क्रिएट कर देते हैं अमंग द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स को लगता है कि हाँ भाई सब इन्फॉर्मेशन एकदम सही होगी क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करा गया है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ऑडिटर्स को मदद हो जाती है ऑडिटिंग करने में अकाउंट्स की। ये वही बेसिक सी चीजें हैं, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल हो और बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़े। काफी बढ़िया सब्जेक्ट है यार ये अकाउंटेंसी, मुझे बहुत पसंद है। चलो आगे आते हैं। देखो हर चीज के फायदे नुकसान तो होते ही होते हैं, तो इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं यहाँ पर। अब देखो ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो मैन मेड हैं, तो हमेशा ये वेरिफिकेशन टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं, यानी कि कभी कभी यहाँ पर ऊपर नीचे झोल झाल भी हो जाता है, दिक्कतें भी यहाँ पर आ जाती हैं क्योंकि ये मैन मेड है, बदलते रहते हैं, फ्लेक्सिबल है, तो प्रॉब्लम्स भी आती रहती हैं यहाँ पर। हमेशा जो है चीजें प्रॉपर एकदम परफेक्ट वर्क नहीं कर पाती। अब देखो ये बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉज ऑफ द कंट्री के ऊपर बेस्ड होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो ये क्या होते हैं टाइम टू टाइम चेंज भी होते रहते हैं। चेंजेस को मीट करने के मैंने आपको शुरू में भी बताया था चैप्टर के शुरुआत में कि बिजनेस बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग पॉलिसीज थोड़ा बहुत बदलती रहती हैं, बदलना पड़ता है उनको। यहाँ पे एक और लास्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो ये एक सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसको डेवलप करा है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड ने। अब मैंने आपसे कहा था ना वो तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अब तक जो हम पढ़ रहे थे, ये कुछ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। तो जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं, तो इन चीजों को हमें ज्यादा फॉलो करना पड़ता है। इनके बारे में कुछ बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हमें इस बुक के अंदर नहीं दी गई है। इस साल हम बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं लेंगे, नॉलेज हम आगे लेंगे आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले क्लासेस में, क्लास के बाद स्कूल के बाद कॉलेज में, बीकॉम और एमकॉम जब आप करोगे तो बहुत अच्छे से आपको इसके बारे में और अच्छा सिखाया जाएगा। बस यहीं पर आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। और कमेंट तो करते नहीं हो यार आप लोग, कोई डाउट वाउट होते तो पूछ लिया करो, हम तैयार हैं आपके लिए और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए। मैं यहाँ पर बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा जोर नहीं डालता किसी भी चीज के ऊपर, लेकिन आप जब सवाल करोगे ना मुझसे कि एक वीडियो बनाओ इस टॉपिक के ऊपर, तो एक चैप्टर में से एक टॉपिक उठा के भी हम आपके लिए 10 मिनट का वीडियो बना सकते हैं। आप चिंता ना करें, आप सिर्फ कमेंट करें और हम उसके ऊपर अमल करते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।